हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपके एमसीक्यू टेस्ट के बारे में बात करेंगे। आपके एमसीक्यू टेस्ट में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर एबल टू स्कोर मोर देन 15। आई वाज मोर देन हैप्पी फॉर दैट। और बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस में, जो नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप अपने जहन से ये निकालें कि आप नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं। जब से आपने मेरे साथ स्टैटिस्टिक्स पढ़ना स्टार्ट किया, यू आर नॉट नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स एनी मोर। ठीक है। पहले अपने आप थॉट्स को अपने क्लियर करना है, बिकॉज वॉच योर थॉट्स दैट बिकम्स योर हैबिट, वॉच योर हैबिट दैट बिकम्स योर कैरेक्टर। तो अपने थॉट्स पहले ये चीज़ अपना अपना माइंड सेट क्लियर कर लीजिए, इसलिए इस चीज़ के लिए दैट यू आर नॉट नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स एनी मोर। ठीक है। और हम जो यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ये कोई भी सीख सकता है। इट्स जस्ट सिंपल अर्थमेटिक, जहाँ हम प्लस माइनस करते हैं और कुछ नहीं। और एक बात ये है कि क्लास फोर्थ का जो पेपर आया था, उसके बारे में मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर, सभी बात करें कि क्लास फोर्थ का जो पेपर आया था बहुत टफ आया था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड भी है कि पता नहीं एफए का पेपर कैसा आएगा, हो सकता है इसमें भी टफ क्वेश्चन आ जाए। तो हमें कुछ भी नहीं पता। देखिए, बिल्कुल जो क्लास फोर्थ का पेपर आया ठीक स्टैंडर्ड का आया था। हम ज़्यादा भी नहीं कहेंगे, डिफ़िकल्ट भी नहीं था, मॉडरेट का था वो। मगर मसला ये था, उसका सिलेबस बहुत डाइवर्स था। ठीक है, उसका कंक्रीट सिलेबस नहीं था, उसका बहुत डाइवर्स सिलेबस था। अगर आप देखेंगे उसके जनरल नॉलेज पोर्शन को। हालांकि मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स में मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉल किया जिन्होंने +2 ही किया, लेकिन उन्हें दे वर एबल टू स्कोर 20 आउट ऑफ 20। उतना ज़्यादा टफ भी नहीं था, लेकिन डाइवर्स सिलेबस था, इसलिए आप लोगों को लगा कि इसमें पेपर बहुत टफ आया था। फिर भी मसला ये है कि हम जिस लेवल का पढ़ रहे हैं यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स, उस लेवल में आपके हर एक क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस है। पीए में स्टैटिस्टिक्स में जितने भी क्वेश्चंस आए थे, जितना मैंने पढ़ाया था, उसमें 5 आउट ऑफ 5 को स्कोर कर पाए। और जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं, अगर हमें लगा कहीं पे भी, ठीक है, आखिर में भी अगर हमें लगा कि आपका कुछ पोर्शन जो है वो मिसिंग है, हमें कुछ और पढ़ना चाहिए, आई विल डेफिनेटली कम अप विद अपडेटेड लेक्चर्स फॉर यू गाइस। ठीक है। उस चीज़ के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, सबसे पहले आप ये डर जो है ना आपके जहन में, इसको अपने जहन से निकाल दें। ठीक है। हम वो पत्ते नहीं जो शाखों से टूट के गिर जाए, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। ठीक है। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपना गोल अचीव करने से नहीं रोक सकती। चाहे वो एसएसबी क्यों ना हो, चाहे वो यूपीएससी क्यों ना हो, कोई नहीं रोक सकती आपको। लेकिन आपको पहले ये डर अपने जहन से दूर करना होगा। अगर आप डर के साथ एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे ना, पूरी नॉलेज के साथ पूरा पढ़ के जाएंगे, तब भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। There are two things that you need to handle in the examination hall. One is that the skills you have learned, you need to handle them well, and the second is the pressure of that examination hall you need to handle. दोनों चीज़ें आपको साथ साथ हैंडल करनी होंगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो वहाँ पे होती है स्टूडेंट्स को, वो है दैट दे आर नॉट एबल टू हैंडल दैट प्रेशर। ठीक है। और वो गलत क्वेश्चन, गलत आंसर मार्क करके आते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहे, आप अपनी तरफ से 110% दें, बिल्कुल मुतमईन रहें। ठीक है। अभी कोई कुछ नहीं हुआ, अभी हमने सारा नहीं पढ़ा। जब तक आपका एग्ज़ाम का एक दिन पहले तक, हम जितना मैं मुझसे हो सकता है मैं आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आ जाऊँगा। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, वन मोर मैसेज आई गॉट लाइक दिस, दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स are thinking that they need not to concentrate on these online lectures anymore. They need to read the books from NCERT and other books, and they need to consider them because SSB is asking questions from NCERT and all that. देखिए, this is a myth guys. अलग अलग राय लोगों की होती है। There are different thought process of the people. You need not to go with everyone's thought process. If you'll go with that, you will definitely not get the right path. The thing is that when I am preparing lectures for you, when I am preparing the content for you, I don't know about the others, but when I am preparing content for you, I am consulting a lot of books, I am consulting a lot of sources to get the best possible for you. मुझे आज सुबह भी एक स्टूडेंट का टेक्स्ट आया था, सर मीडियन के लिए जो मैंने फॉर्मूला बताई है कंटिन्यूस सीरीज के, तो वो एनसीईआरटी में कुछ और है। लेकिन फिर मैंने जब इसको एनालाइज किया कि ये है क्या एक्चुअली, तो वहाँ पे हमने जहाँ यहाँ पे हमने जो नेम्स दिए हैं, जो जो हमने फॉर्मूला में कुछ साइंस यूज़ किए हैं, उन्होंने कुछ डिफरेंट साइंस रीनेम्स उनको किया है। बाकी कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, जहाँ पे मुझे लगे कि मुझसे गलती हो गई, क्योंकि इंसान फरिश्ता तो नहीं है।
अगर मुझे कभी भी लगता है कि कुछ गलती हो गई है मुझसे, आई विल डेफिनेटली रेक्टिफाई दैट एंड आई विल कम अप विद द करेक्शन इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे मैंने पिछली बार एक क्वेश्चन में कुछ गलती हो गई थी, मैंने डेफिनेटली उसके लिए आपको दूसरे दिन उसकी रेक्टिफिकेशन भी की, और साथ साथ मैंने उसके लिए एक ट्रिक भी लाई फिर, दैट यू नीड नॉट टू सॉल्व द होल क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल मुतमईन रहे। सबसे पहले मैं आपको बहुत इस चीज़ के लिए बहुत जोर दे रहा हूँ दैट you need not to get overtaken by all these things which people are saying। ठीक है, बिल्कुल आप मुतमईन रहे, परेशान ना हो जाए, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें, बाकी जो हो रहा है ना वो हमें हैंडल करने दें भी। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या होता है? देखिए, अभी तक जो हम स्टैटिस्टिक्स के साथ डील करते थे, दैट वाज द क्वांटिटेटिव डेटा, जहां आप मार्क्स के साथ मार्क्स की बात कर रहे थे, तो दैट वाज काउंटिंग। ठीक है, कितना था मार्क्स, 10 था, 15 था, ठीक है, इट वाज ए कंक्रीट नंबर। या अगर हम कुछ और चीज़ों की बात करें, जैसे हाइट की बात करें, दैट वाज इवन क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, ये सब डेटा ऐसा है जो मेजरेबल है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। वो डेटा जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम क्वांटिटेटिव डेटा भी कहते हैं, उसको हम मैग्नीट्यूड बेस्ड डेटा भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, टाइप्स ऑफ डेटा में हमने, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था ये। आज के बाद हम इस क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम क्वालिटेटिव डेटा के बारे में पढ़ेंगे। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? वो डेटा जिसको हम मेजर ही नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक एग्जाम्पल है यहाँ, ऑनेस्टी। कैन यू मेजर द ऑनेस्टी? नो, यू कैन नॉट मेजर द ऑनेस्टी, सो इट इज़ कॉल्ड द क्वालिटेटिव डेटा। हैबिट ऑफ स्मोकिंग, ठीक है, ये आपके पास एक क्वालिटेटिव डेटा, एक क्वालिटी है। ठीक है, तो इसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं, इस डेटा के साथ डील करना है हमें। या फॉर एग्जांपल ब्लाइंडनेस, ठीक है, या ब्यूटी, कोई ब्यूटीफुल है, ठीक है, तो जब कोई लड़की ब्यूटीफुल है तो हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हैं ऐसी जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। अब हम स्टैटिस्टिक्स में इस डेटा के साथ कैसे डील करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में। चलिए डेफिनेशन पे जाते हैं। पहले डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है हमारे पास, डील्स विद द क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कैलकुलेटेड यूजिंग क्वांटिटेटिव मेजर्स। हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा है जिसको हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स के साथ मेजर करते हैं। ठीक है, किस तरह से मेजर करते हैं हम देखेंगे। देखिए, मैंने इसके बारे में पहले भी कहा था कि क्वालिटेटिव डेटा जो हमारे पास होता है, इट्स नॉट मेजरेबल, बट वी कैन यूज द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ठीक है, जिसके थ्रू हम इसको मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ऑनेस्ट लोग हैं, हम इसको इस तरह से मेजर कर सकते हैं कि कितने लोग हैं। हमारे पास 10 लोग हैं, ऑनेस्ट कितने हैं? हमारे पास 2 लोग ऑनेस्ट हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नीट्यूड वैल्यू आ गया। हालांकि हमने ऑनेस्टी को मेजर नहीं किया, लेकिन इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी वो हम मेजर कर सकते हैं। तो वी कैन टेक द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ दैट क्वालिटेटिव डेटा। जब मैंने पहले, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था, डज स्टैटिस्टिक्स डील विद क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा? आई टोल्ड देम दैट स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द क्वांटिटेटिव डेटा एज वेल एज द क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। समझ लीजिए इस चीज़ को, हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा के साथ भी डील करते हैं, क्वालिटेटिव डेटा के साथ भी डील करते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव डेटा के साथ हम डील कैसे करें जब हमारे पास मेजरिंग स्केल नहीं है? तो क्वालिटेटिव डेटा को मेजर करने के लिए हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स यूज करते हैं मेजर करने के लिए। हम देखेंगे आगे कैसे। अच्छा, क्या क्या हमारे पास क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे ऑनेस्टी है, हैबिट ऑफ स्मोकिंग है, ब्लाइंडनेस है, बहुत सारी ब्यूटी है, ये सभी हमारे पास क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इस थ्योरी में, इस टॉपिक में हम इसी के साथ डील करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स जिन्हें हम खूबियां भी कहते हैं। लेकिन यहाँ हम सिर्फ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। अगर हम किसी शख्स की हाइट के बारे में बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक, बट दैट इज ए क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। जब हम उसकी शक्ल सूरत के बारे में बात करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ही हैज़ गॉट अ विजन, इफ़ ही इज़ अ ब्लाइंड, तो अगर हम उसकी ब्लाइंडनेस के बारे में बात कर रहे हैं, देन इट बिकम्स क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। समझ आ रही ना आपको बात? जो मेजरेबल नहीं है वो हमारे पास क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। क्योंकि हम थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स की बात चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट हम किसको मानते हैं? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल। खाली क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक की बात चलेगी यहाँ थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में। चलिए, एट्रीब्यूट आपको पता है, खूबी। अब है हमारे पास एक और टर्म जिसे हम कहते हैं डाइकोटॉमी। ठीक है, डाइकोटॉमी और डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन, सॉरी इट इज डाइकोटॉमी, डाइकोटॉमी, इसको ठीक कर लीजिएगा, डाइकोटॉमी और डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन।
तो डाइकोटोमी और डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन किस क्लासिफिकेशन को कहते हैं? ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, when these attributes divide class into two classes, ठीक है, जब हमारे पास कुछ डेटा होता है और उसको टू क्लासेस में डिवाइड करती है, ठीक है, एक एट्रीब्यूट हमेशा डेटा को दो क्लासेस में डिवाइड करती है। अगर हर एक लेवल पे एक एट्रीब्यूट दो क्लासेस में डिवाइड करता है डेटा को, उससे हम कहते हैं डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन या डाइकोटोमी। क्लियर? समझ आ गई ये बात? क्या है डाइकोटोमी और डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन? जब हमारे पास एक एट्रीब्यूट हमेशा दो क्लासेस में डिवाइड करता है आपके डेटा को हर एक लेवल पे, उससे हम कहते हैं डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन और डाइकोटोमी। देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मेरे पास पॉपुलेशन है, हमारे पास है मेल फीमेल, तो दो में यहाँ पे डिवाइड किया। अगर ये यहाँ पे तीन में डिवाइड होता है, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसजेंडर्स के लिए भी हम यहाँ पे एक और क्लास लगते हैं, तब ये डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन नहीं थी। डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन में खाली दो ही क्लासेस में डिवाइड होता है एट ईच लेवल। देख लीजिए, हमारे पास पहले लेवल पे ऑन द बेस ऑफ जेंडर हमने यहाँ पे क्लासिफाई किया मेल एंड फीमेल। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑन द बेस ऑफ लिटरेसी। ऑन द बेस ऑफ लिटरेसी भी हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया, लिटरेट एंड इलिटरेट। फीमेल को भी लिटरेट एंड इलिटरेट, यहाँ भी दो ही क्लास में डिवाइड किया, यहाँ भी दो ही क्लास में डिवाइड किया। एट ईच लेवल इफ यू विल सी, यू विल फाइंड दैट एट ईच लेवल every data, sorry all the data has been divided into two classes। ठीक है, एक एट्रीब्यूट दो क्लासेस में डिवाइड करता है हर एक लेवल पे। तो आपको सिंपल याद रखना होगा, डाइकोटोमी वो होता है जहाँ पे डेटा जो है वो दो क्लासेस में हर एक लेवल पे डिवाइड होता है। चलिए, इस पॉइंट को आपने याद रखा। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब हम एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं? खूबियाँ। एक शख्स की एट्रीब्यूट्स बता दीजिए। एक शख्स है हमारे सामने, उसका स्किन कलर क्या है, उसका हेयर कलर क्या है, उसकी नाक लंबी है कि छोटी है, उसके कान कैसे हैं, ठीक है, उसकी हाइट क्या है, ये सभी चीज़ें उसके एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स की बात चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी हमारे पास एक एट्रीब्यूट है। ये ऑनेस्टी को हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट है, इसलिए हम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स को दो ही क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास पॉजिटिव एट्रीब्यूट, एक है हमारे पास नेगेटिव एट्रीब्यूट। देख लीजिए हम किस तरह से यहाँ पे एट्रीब्यूट्स को डिवाइड करते हैं। अगर किसी शख्स में कोई क्वालिटी प्रेजेंट होती है तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एट्रीब्यूट, प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट। अगर किसी शख्स में वो क्वालिटी नहीं होती है तो उससे हम कहते हैं नेगेटिव एट्रीब्यूट और एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट। समझ आ रही है ना मेरी बात? अच्छा, फॉर एग्जांपल ब्लाइंडनेस हमारे पास एक एट्रीब्यूट है। अगर किसी शख्स में ये ब्लाइंडनेस होती है देन इट बिकम्स पॉजिटिव एट्रीब्यूट, अगर ब्लाइंडनेस नहीं होती है देन इट बिकम्स नेगेटिव एट्रीब्यूट। क्लियर? अच्छा, हैंडसम, हैंडसम है हमारे पास एक एट्रीब्यूट, तो हैंडसम हमारे पास एट्रीब्यूट है, ठीक है, ये हैंडसम हमारे पास एट्रीब्यूट। अगर कोई शख्स हैंडसम होता है तो पॉजिटिव एट्रीब्यूट, अगर हैंडसम नहीं होता है यानी कि ये एट्रीब्यूट उसमें नहीं है तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव एट्रीब्यूट, एब्सेंस ऑफ दिस एट्रीब्यूट। क्लियर? या फॉर एग्जांपल लिटरेसी हम ले लेते हैं। लिटरेसी हमारे पास एक एट्रीब्यूट है। अगर कोई शख्स लिटरेट होता है इसका मतलब है प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट या पॉजिटिव एट्रीब्यूट। अगर लिटरेट नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव एट्रीब्यूट और एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट। यहाँ हम इस तरह से क्लासिफाई करते हैं डेटा को। हम यहाँ मेजर तो नहीं कर सकते लेकिन हम यहाँ पे किस बेस पे इसको क्लासिफाई करते हैं, whether the attribute is present or whether the attribute is absent. If it is present then it is called the positive attribute or presence of attribute. If it is not present then it is called the negative attribute or absence of attribute. क्लियर हुई ना ये बात? चलिए, अब है हमारे पास कुछ हम सिंबल्स यहाँ पे यूज़ करते हैं। देखिए, आप अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रख लीजिए, इसको हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। इसको अभी तक किसी भी मैथमेटिक्स नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है। अब हम इसको बिल्कुल लेवल 0 से पढ़ेंगे। आप पूरा ध्यान रख लीजिए लेक्चर पे ताकि आपको ये सभी चीज़ें बेसिक्स क्लियर हो जाएं। उसके बाद हम इसके फिर न्यूमेरिकल पोर्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम जो सिंबल्स यूज़ करते हैं, सिंबल्स को कभी हम नोटेशंस भी कहते हैं, निमोनिक्स भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया निमोनिक्स या नोटेशंस तो आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए सिंबल्स को हम कभी कभी नोटेशंस भी कहते हैं या निमोनिक्स भी कहते हैं, कोड्स जिन्हों को हम कहते हैं। अगर प्रेजेंट होगा एट्रीब्यूट यानी कि प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट अगर होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स से। इट मे बी ए, बी, सी एटसेट्रा। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट is being represented by the capital letters। अगर आपने देखा A, इसका मतलब है इस शख्स में ये एट्रीब्यूट प्रेजेंट है,
ठीक है। बी यानी कि दूसरा एट्रीब्यूट और एक है जो दूसरे शख्स में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर सी है तो सी भी किसी में प्रेजेंट है, इसका मतलब है प्रेजेंट एट्रीब्यूट। जहां भी आप कैपिटल लेटर देखें इसका मतलब है प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट, इस शख्स में या इस ये जो हमारे पास आइटम है इसमें ये एट्रीब्यूट मौजूद है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स ब्लाइंड है, ठीक है। अगर ये ब्लाइंड है तो इसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि इसमें ब्लाइंडनेस प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट। मैंने पहले ही बताया अगर दूसरा शख्स है उसमें ये ब्लाइंडनेस नहीं है, ठीक है, उसका विजन बिल्कुल क्लियर है, तो जब उसमें ब्लाइंडनेस नहीं है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर से, जैसे अल्फा से। क्लियर। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट को हम ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा एट्रीब्यूट इसमें बी प्रेजेंट है लेकिन इसमें दूसरा एट्रीब्यूट जो है वो एब्सेंट है, उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा एट्रीब्यूट इसमें प्रेजेंट है लेकिन तीसरा एट्रीब्यूट भी इसमें एब्सेंट है, उसको हम गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं। Alpha, beta, and gamma represents the absence of attributes, and A, B, C in capital letters represents the presence of attributes. क्लियर हुई ये चीजें, ठीक है। चले इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। चले इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अगर मैंने ए लिखा इसका मतलब है प्रेजेंस ऑफ ऑनेस्टी। ऑनेस्टी हमारे पास एक एट्रीब्यूट, अगर किसी शख्स में ऑनेस्टी प्रेजेंट है इसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि आपको दूर से पता चलेगा दिस गाय हैज गॉट द एट्रीब्यूट कॉल्ड ऑनेस्टी, ठीक है। अगर हमारे पास अल्फा दिया गया है, ए का अपोजिट क्या है, अल्फा, यानी कि इस शख्स में ऑनेस्टी प्रेजेंट नहीं है, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑनेस्टी। इसी तरह बी यानी कि इसमें लिटरेसी प्रेजेंट है, ठीक है, इसको हम कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर बीटा होगा इट मींस इलिटरेट, यानी कि एब्सेंस ऑफ लिटरेसी। समझ आया ना। मैंने बताया है कि कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट, और ग्रीक लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट। इसी तरह सी एम्प्लॉयड है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट है इस शख्स में, इज एम्प्लॉयड, तो इसको हम करेंगे प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट, यानी कि कैपिटल लेटर से। अगर ये शख्स अनएम्प्लॉयड होगा तो इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर से गैमा से, ठीक है। ए का अपोजिट है अल्फा, बी का अपोजिट है बीटा, सी का अपोजिट है गैमा। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि जब एक में प्रेजेंट होगा तो दूसरे में एब्सेंट होगा, तो प्रेजेंट और एब्सेंट एक दूसरे के अपोजिट हुए कि नहीं, ठीक है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। चले ये है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम नोटेशन के थ्रू या सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट्स को। अब आपको ये चीज समझ आ गई कैसे करते हैं हम ये। चलिए चलिए बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास। क्लास की हमने डेफिनेशन पहले भी पढ़ी लेकिन फिर से मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। क्लास हमारे पास होता है होमोजीनियस और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप। जब मैं किसी डेटा को दो ग्रुप्स में डिवाइड करता हूँ, ये ग्रुप जो मेरे पास होता है ये सिमिलर आइटम्स होते हैं, और ये जो ग्रुप जो मेरे पास होता है ये मेरे पास सिमिलर आइटम्स होते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, मेल एक साइड से, फीमेल दूसरे साइड से, ये मेरे पास एक अलग क्लास बनता है, ये मेरे पास एक अलग क्लास बनता है, ठीक है। इसमें सेम टाइप ऑफ, यानी सिमिलर और सेम टाइप ऑफ आइटम्स रहते हैं, इसमें सिमिलर और सेम टाइप ऑफ आइटम्स रहते हैं, और ये जो आइटम यहाँ पे रहेगा वो दूसरे क्लास में प्रेजेंट नहीं रहेगा। दैट्स कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। That means if an item falls in one class, it will definitely not fall in another class. If it will fall in another class, then it will breach the mutually exclusive principle. मैंने वो प्रिंसिपल पढ़ा ही ना पहले ही क्लासिफिकेशन के। आपको लग रहा है वो जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया वो फ्लो अभी आपको जरूरत पड़, उसी फ्लो में हम अभी जा रहे हैं। वो जो बेसिक चीज़ें हमने सीखी थी वो चीज़ें आपको अभी समझ आ रही हैं कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम। वो कनेक्ट कर रहा हूँ मैं पिछले वाली चीज़ों से। तो जब भी आपको क्लास पूछा जाए, क्लास मीन्स होमोजीनियस और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव group. Homogeneous means similar type of items in one class, and the mutually exclusive means if it falls in one class it will definitely not fall in another class. यह है क्लास की डेफिनेशन हमारे पास। इसके बाद है हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया कि कितनी बार कोई चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 लड़के हैं, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स, आई गॉट 5 स्टूडेंट्स। उनके मार्क्स ऐसे हैं, किसी के 5 है, किसी के 10 है, किसी के 10 है, किसी के 5 है, किसी के 5, ठीक, इस तरह से। अगर मैं यहाँ इनकी फ्रीक्वेंसी देखूँ, फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है। ये जो 5 है ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो 5 3 बार रिपीट हो रहा है। मैं इस एक तरह से 5 लिखूंगा, दूसरी तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी लिखूंगा 3। 3 मीन्स इट्स रिपीटेड 3 टाइम्स। 10 की फ्रीक्वेंसी फिर क्या हुई, 10 की फ्रीक्वेंसी फिर हुई 2, बिकॉज इट इज़ रिपीटेड 2 टाइम्स। कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रहा है उससे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी।
या कोई सिमिलर चीज़ कितनी बार प्रेजेंट है किसी ग्रुप में, उससे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्लियर, समझाइए ये बात। अच्छा, यहाँ पे क्लास फ्रीक्वेंसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्लास फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच क्लास, एक क्लास में कितने आइटम्स फॉल कर रहे हैं उससे हम कहते हैं क्लास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डिनोटेड बाय ब्रैकेट्स और क्लास सिंबल्स, उसको हम ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में। ठीक है, वहाँ हम एफ से रिप्रेजेंट करते थे क्वांटिटेटिव में, लेकिन यहाँ पे एफ एफ कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमने ब्रैकेट्स में, ये जो हमारे पास ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स में आपने रिप्रेजेंट किया है। अगर आपने ए लिखा, इसका मतलब है ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी कि जो लोग जिनमें ए एट्रीब्यूट है वो हमारे पास कितने हैं। अगर वो 5 होंगे तो 5 विल बी इट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 50 होंगे तो 50 विल बी इट इज फ्रीक्वेंसी। अच्छा, दूसरा हमारे पास अगर ए बी होगा, इसका मतलब है वो शख्स जिनमें ए वाला एट्रीब्यूट भी प्रेजेंट है और बी वाला एट्रीब्यूट भी प्रेजेंट है, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो कितने लोग हैं। फॉर एग्जांपल वो 30 होंगे या 40 होंगे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जब भी आप इन कैपिटल लेटर्स को या कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीक एंड कैपिटल लेटर्स या ओनली ग्रीक लेटर्स को ब्रैकेट में देखोगे तो आप समझ लेना इसकी फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है। क्लियर, चलिए इसी तरह हम देखते हैं। देख लीजिए, ये मेरे पास पॉजिटिव एट्रीब्यूट है कि नहीं, क्योंकि ये कैपिटल लेटर है, इसमें मेरे दोनों पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है, इसमें मेरे दोनों पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है, इसमें भी दोनों पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे खाली पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है, इनको हम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। मैंने आपको बताया पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। आप इनमें देख लीजिए, ये भी कैपिटल है, ये दोनों कैपिटल है, ये दोनों कैपिटल है, ये दोनों कैपिटल है, तो इन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज। और साथ साथ इनका ब्रैकेट भी है तो फ्रीक्वेंसीज बन ही गई, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर ग्रीक लेटर से प्रेजेंट किया गया है, इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ ए एट्रीब्यूट, इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ बी एट्रीब्यूट, इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ सी एट्रीब्यूट। तो इस जब एब्सेंस ऑफ हमारे पास एट्रीब्यूट्स की बात चल रही है या नेगेटिव एट्रीब्यूट्स की बात चल रही है, अगर वो ब्रैकेट्स में मेंशन की गई है तो उसका मतलब है दोज आर नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, यानी कि आपके पास ब्रैकेट में अगर ए बी सी कुछ भी दिया गया है तो ये सभी हैं हमारे पास क्या, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, तो इसलिए हम इनको कहते हैं पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अगर अल्फा बीटा गैमा दिया गया है तो इनको हम नेगेटिव एट्रीब्यूट्स कहते हैं, तो इन्हें हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास खाली कैपिटल लेटर्स है, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज हुई। यहाँ पे हमारे पास ग्रीक लेटर्स है खाली, इनको हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ए बी तो है, इसके बाद गैमा आता है, अल्फा बी है फिर गैमा आता है, फिर ए है फिर बीटा है। यहाँ पे आप देखेंगे मिक्स ऑफ बोथ कैपिटल एंड ग्रीक लेटर्स, इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ कैपिटल एंड ग्रीक लेटर्स। जब आपके पास मिक्स दोनों का होगा तो इन फ्रीक्वेंसीज को ना हम पॉजिटिव कह सकते हैं ना ही हम नेगेटिव कह सकते हैं, इसलिए इनका स्पेशल नाम है जिन्हें हम कंट्रारी फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। कंट्रारी फ्रीक्वेंसीज आर दोज फ्रीक्वेंसीज विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज। समझ आई आपको मेरी बात? वो फ्रीक्वेंसीज जिनमें आपके पास पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स भी होंगे नेगेटिव एट्रीब्यूट्स भी होंगे, कॉम्बिनेशन होगी दोनों की, उन्हें हम कहते हैं कंट्रारी फ्रीक्वेंसीज। समझ आ रही हैं आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से? बिल्कुल ध्यान लगा के आप देखेंगे ना तो बिल्कुल आसान तरीके से हम मक्खन की तरह हम इसको पढ़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस। अब हमारे पास कितने क्लासेस बनते हैं? अगर आपके पास एक एट्रीब्यूट होता तो आपके पास 2 क्लासेस बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास 3 क्लासेस बनते हैं। देखिए कैसे, हमारे पास एक तो प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट एक क्लास हुआ, दूसरा हुआ एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है, तीसरा हमारे पास एन आ जाता है जिसे हम पॉपुलेशन कहते हैं, इन दोनों का सम। देख लीजिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक जेंडर एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, इसमें आता है मेल, दूसरे में आ जाता है फीमेल, और एक आ जाता है मेरे पास क्लास जिसे हम एन कहते हैं, ठीक है, विच इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। मेल एंड फीमेल का जो सम होता है उसको ये एन रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ओवरऑल पॉपुलेशन जो हमारे पास होता है जिसे हम यूनिवर्स भी कहते हैं। पहले दिन मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्स और पॉपुलेशन की बात की, यानी कि इन सभी को जब हम सम करेंगे हमारे पास ये एन का वैल्यू आ जाता है। ये हमारे पास यहाँ तीसरा क्लास रहता है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में। समझ आई मेरी बात आपको? एक है हमारे पास ए विच रिप्रेजेंट्स प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट, एंड देन अल्फा विच रिप्रेजेंट्स द एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट, एंड देन एन विच रिप्रेजेंट्स द होल पॉपुलेशन, यानी कि सम ऑफ ए प्लस बी, सर ए प्लस अल्फा। प्रेजेंस एंड एट्रीब्यूट ऑफ एट्रीब्यूट और एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट जो हमारे पास टोटल लोग होंगे तो उनका सम जो हमारे पास होता है, टोटल पॉपुलेशन जो होती है, उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, चलिए
अगर हमारे पास एक एट्रीब्यूट होगा तो 3 क्लासेस बनते हैं, अगर हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स होंगे तो हमारे पास 9 क्लासेस बनते हैं। देखिए 2 एट्रीब्यूट्स के लिए हमारे पास 9 क्लासेस बन जाते हैं, ठीक है। 2 एट्रीब्यूट्स के लिए हमारे पास 9 क्लासेस बन जाएंगे। इस होल पॉपुलेशन को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। एक साइड से हमारे पास ए बी बन जाएगा, दूसरी साइड से अल्फा बीटा। क्लियर। एक तो ये चारों आ जाएंगे ए भी आ जाएगा, अल्फा भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, बीटा भी आ जाएगा, ये 4 आ गए, एन भी आ गया इसमें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है ये ए बीटा भी आ गया, बी अल्फा भी आ गया, ठीक है। ये हमारे पास बी अल्फा है। इसके बाद हमारे पास ए बी आ जाएगा, ये ए बी भी आ गया। इसके बाद अल्फा बीटा आ जाएगा, दिस अल्फा बीटा। ये आपके पास 9 क्लासेस आ गए, ठीक है। अब अगर आपके पास 3 एट्रीब्यूट्स होंगे तो आपके पास 27 क्लासेस होंगे। अगर आपके पास n एट्रीब्यूट्स होंगे तो आपके पास 3 रेज़ पावर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स क्लास होंगे। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, इफ देयर आर 4 एट्रीब्यूट्स, 5 एट्रीब्यूट्स, 7 एट्रीब्यूट्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्लासेस फॉर दैट। तो जब आपसे ये पूछा जाएगा, आपके लिए ये फॉर्मूला मैंने रख दी। n एट्रीब्यूट्स, जितने आपसे एट्रीब्यूट्स वहाँ पे दिए गए होंगे उसको आपने क्या करना है, 3 रेज़ पावर जितने गिवन एट्रीब्यूट्स है उसको पावर करना है उससे, ठीक है। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जितने दिए होंगे वो 3 को पावर करना है, उससे आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस निकल जाएंगे। देख लीजिए कैसे। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स गिवन है एक क्वेश्चन में 7, फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपके पास 10 दिया गया हो, 6 दिया गया हो, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स गिवन है 7, वहाँ पे आपको बताना होगा नंबर ऑफ क्लासेस कितने बनते हैं। फॉर्मूला क्या है, 3 रेज़ पावर n। तो n यहाँ पे 7 है, 3 रेज़ पावर 7, 3 रेज़ पावर 7 इज इक्वल टू 2187 क्लासेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आपको दिए गए होंगे 6, ठीक है। 6 दिए गए होंगे एट्रीब्यूट्स, तो इसका मतलब है अगर हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ क्लासेस, इट विल बी 3 रेज़ पावर 6 विच इज इक्वल टू 729। समझ आ रही है आपको मेरी बात। तो ये है तरीका नंबर ऑफ क्लासेस कैलकुलेट करने का अगर आपके पास एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं। बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्लासेस इफ द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज दिस। वहाँ पे आपको नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दिया गया है, आपको सिर्फ नंबर ऑफ क्लासेस कैलकुलेट करने हैं। इसमें बहुत बार क्वेश्चन एसएसबी ने पूछा है। चलिए, इसके बाद है हमारे पास ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। देख लीजिए, ये जो हमारे पास यूनिवर्स या पॉपुलेशन है, इसका कोई ऑर्डर है ही नहीं, इसको हम जीरो ऑर्डर कहते हैं। ये मेरे पास एक पॉपुलेशन है, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका कोई ऑर्डर नहीं है, इसको हम इसलिए जीरो ऑर्डर कहते हैं, क्योंकि इसको किसी भी एट्रीब्यूट के बेस पे हम डिवाइड नहीं करते हैं, ये सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि इसका ऑर्डर है ही नहीं, कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं, इसलिए हम इसको ऑर्डर जीरो कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 फ्रीक्वेंसीज वो होती हैं जहाँ पे हमारे एक ही एट्रीब्यूट एट अ टाइम प्रेजेंट होगा। देख लीजिए, ए है यहाँ पे इस ब्रैकेट्स के अंदर सिर्फ अल्फा है, बी है, बीटा है, सी है, गैमा है, ठीक है। एक ही प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट, अगर एक ही वहाँ पे कैरेक्टर होगा विद इन द ब्रैकेट्स, इट्स कॉल्ड द जीरो ऑर्डर, इट्स कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। इट्स कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर। अगर एन होगा तो जीरो ऑर्डर, अगर एक ही कैरेक्टरिस्टिक इन ब्रैकेट्स के दरमियान होगा उसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। सेकंड ऑर्डर क्या हुआ या ऑर्डर 2 क्या हुआ, जहाँ पे हमारे ब्रैकेट्स के दरमियान 2 एट्रीब्यूट्स की बात चल रही हो। देख लीजिए, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए बीटा है, अल्फा बी, कुछ भी, लेकिन 2 होने चाहिए। अगर 2 होंगे, ब्रैकेट्स के अंदर 2 एट्रीब्यूट्स की बात चल रही है, इसका मतलब है इट्स कॉल्ड द ऑर्डर 2। सिंपल, इसमें कुछ कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट्स के अंदर आप एक एट्रीब्यूट देखेंगे, दैट्स कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर। ब्रैकेट्स के अंदर आप 2 कैरेक्टरिस्टिक या 2 एट्रीब्यूट्स देखेंगे, इट्स कॉल्ड द सेकंड ऑर्डर। अगर 3 देखेंगे, कुछ भी हो, अल्फा बीटा गैमा ए बी सी, इनकी कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, तो आप उसको ऑर्डर 3 कहेंगे। दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर 0। n को हम ऑर्डर 0 कहते हैं। अगर एक कैरेक्टरिस्टिक होगा विद इन द ब्रैकेट्स, कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर। अगर 2 होंगे, 2 एट्रीब्यूट्स की बात चल रही है, तो वहां पे हम उसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर। अगर 3 होंगे, उससे हम कहते हैं थर्ड ऑर्डर। यह है सिंपली ऑर्डर कैसे हम देखते हैं फ्रीक्वेंसीज के। दे मस्ट आस्क यू दैट विच ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज आर दिस। आपके पास कुछ गिवन फ्रीक्वेंसीज होंगे, आपने देखना ब्रैकेट के अंदर कितने कैरेक्टरिस्टिक्स या कितने एट्रीब्यूट्स की बात चल रही है, कितने हैं उनको गिनना है, जितने वो होंगे उतने ऑर्डर का वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। यह है ईजी, इस तरह से आप ऑर्डर बता सकते हैं किसी भी फ्रीक्वेंसी का जो भी आपको दी गई है। ये थे हमारे पास कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो हमने सीखी आज थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में। इसमें हम कल आ जाएंगे कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन लेके, जिसमें हम कंटिजेंसी मैट्रिक्स वगैरह पढ़ेंगे। इसको अगर इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ इसको रिवाइज कीजिए, दोबारा समझ लीजिए, इसको वीडियो को रिपीटेडली देख लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे मैं हर रोज़ 60 से 70 स्टूडेंट्स को रिप्लाई तो करता ही करता हूँ, ठीक है। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, मेरे होते हुए किसी को प्रॉब्लम ना हो इस सब्जेक्ट में, ठीक है। और इसके बाद हम मैथमेटिक्स पोर्शन का भी सोच रहे हैं, शायद हम वो भी हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे।
तो आज का लेक्चर फिर यहाँ पे ही ख़त्म करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको। आप इन चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए। कल हम इसका न्यूमेरिकल पोर्शन लेके आ जाएंगे, किस तरह से हम इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, और आगे हम ये भी देखेंगे कि पीए में इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए अपना अच्छे से ख्याल रख लीजिएगा, मेहनत कीजिएगा और अपनी फैमिली का ख्याल रख लीजिएगा। इजाज़त दीजिए, यहीं पे आज का लेक्चर ख़त्म कर लेते हैं। ओके, बाय।